राधे राधे लिसनर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिस पहुंचकर शालिनी ने सबसे पहला काम वी केयर्स मेंटल क्लिनिक में फ़ोन लगाने का किया। हेलो, वी केयर्स मेंटल क्लिनिक। कॉल लगाते ही दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट का मधुर स्वर सुनाई दिया। क्या मेरी डॉक्टर अनिरुद्ध मेहता से बात हो सकती है? शालिनी बोली। सॉरी मैडम, डॉक्टर साहब तो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। ओह, शालिनी को निराशा हुई। आप मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है, मैं डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दूंगी। शालिनी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हो सकता है वो यूं ही अंधेरे में तीर मार रही हो। गिरिराज वर्मा कभी यूं ही उस डॉक्टर से मिले हों, उनकी उस डॉक्टर से ऐसे ही फॉर्मल जान पहचान हो, या हो सकता है वो उससे किसी केस के सिलसिले में ही मिले हों। एक्चुअली, फिर वो मीठे स्वर में बोली, आप भी मेरा काम कर सकती हैं। मैं आपकी मदद किस तरह कर सकती हूँ मैडम? उधर से पूछा गया। मुझे गिरिराज वर्मा के बारे में जानकारी चाहिए। शालिनी फ़ोन पर बोली। सॉरी मैम, लेकिन कौन गिरिराज वर्मा? वो शायद आपके यहाँ पेशेंट थे। पेशेंट? क्या बीमारी थी उन्हें? आई हैव नो आइडिया। शालिनी ने मन ही मन सोचा, वो मुझे उस बीमारी का नाम याद नहीं रहता। प्रत्यक्षतः शालिनी बहाना बनाते हुए बोली, ये मानसिक बीमारियों के नाम बड़े अजीब और लंबे चौड़े टाइप के होते हैं। मैंने कई बार याद करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दिमाग से उतर जाता है। प्लीज़ आप सिर्फ गिरिराज वर्मा करके सर्च करिए, बीमारी का नाम भी आपको उसी में मिल जाएगा। ओके मैडम, मैं देखती हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए। थैंक्स। शालिनी फ़ोन पर इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर में उधर से स्वर सुनाई दिया। सॉरी मैम, लेकिन हमारे यहाँ गिरिराज वर्मा नाम का कोई पेशेंट नहीं है। अरे, शालिनी को हैरानी हुई। एनीथिंग एल्स मैम? शालिनी ने तेज़ी से अपना दिमाग दौड़ाया। गिरिराज वर्मा को कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, तो साइकोलॉजिस्ट से उनका क्या वास्ता था? अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। प्लीज़ आप एक नाम और सर्च कर देंगी मेरे लिए? बताइए मैम। शनाया, शनाया गौतम। वेट ए मिनट, वैसे आपको इनके बारे में जानकारी क्यों चाहिए? वो मैं उनके रिश्तेदार हूँ, उनकी रिकवरी के बारे में जानना है। ओह, मैं आपको अभी 1 मिनट में बताती हूँ। कुछ पल फ़ोन पर शांति छाई रही, फिर आवाज़ सुनाई दी। यस मैम, शनाया गौतम हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही है। किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रही है वो? शालिनी उत्साहित हो उठी। सॉरी मैडम, मैं हमारी पेशेंट के बारे में और जानकारी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओह, शालिनी के स्वर में निराशा की झलक थी। सॉरी मैम, बट पेशेंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है। अगर आपको उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ आकर मिल सकती हैं। कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर द हेल्प। थैंक यू वेरी मच। शालिनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शनाया गौतम का ट्रीटमेंट चल रहा था एक साइकोलॉजिस्ट से। तो क्या शनाया सचमुच एक साइकोपैथ किलर थी? फिर उसके हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी के साथ चलने लगे। वो इंटरनेट पर वी केयर्स मेंटल हेल्थ क्लिनिक का एड्रेस सर्च कर रही थी। कुछ ही देर में क्लिनिक का डिटेल्ड एड्रेस उसकी आंखों के सामने था। अब क्या करे वो? इसके बारे में जांच पड़ताल करने दिल्ली जाए? नहीं, उसके पास एक बेहतर तरीका था। शालिनी ने प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश को फ़ोन किया। हेलो। दूसरी ओर से अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मिस्टर अविनाश, शालिनी बोली। कैसे हैं? फ़ाइन, आप बताइए। आई एम फ़ाइन टू। गुड, बताइए कैसे फ़ोन किया? मुझे कुछ जानकारी मिली है। किस बारे में? शनाया गौतम के बारे में। दैट्स इंटरेस्टिंग, बताइए क्या जानकारी मिली है? मैं आपको मेल कर देती हूँ। मैं आपको अभी अपना ईमेल आईडी सेंड करता हूँ। और आप कहाँ तक पहुँचे? पहुँचा नहीं, पहुँचने वाला हूँ। कहाँ? पहुँच कर बताऊँगा। अभी पहुँचा नहीं हूँ ना? आपकी बात से तो लग रहा है बहुत पहुँचे हुए हैं आप। उधर से अविनाश के हंसने की आवाज़ आई। ऐसा नहीं है शालिनी जी, खातिर जमा रखिए। कोई भी ठोस जानकारी मिलते ही मैं उसे आपसे शेयर करूँगा। वैसे भी उसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं होगी। जब तक इस पूरे मामले पर से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक ये क्लूज़ आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि आप इनके बारे में अखबार में नहीं छापने वाली। मुझे यकीन है कि इस केस की मामले की सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके पेपर में ही छपेगी, क्योंकि इसकी सबसे डिटेल्ड जानकारी आप ही के पास होगी। थैंक्स। और मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली में वी केयर्स मेंटल क्लिनिक में भी शनाया गौतम के बारे में दरियाफ्त कर लें।
वहाँ कोई डॉक्टर अनिरुद्ध मेहता साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं आपको क्लिनिक का एड्रेस भेज रही हूँ। मेंटल क्लिनिक में शनाया गौतम के बारे में पता करूँ। मुझे पता चला है कि शनाया गौतम का उसमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। मानसिक रोगों के अस्पताल में क्या बीमारी थी उसे? ये तो मुझे पता नहीं चल पाया। फ़ोन पर क्लिनिक वालों ने पेशेंट की जानकारी डिस्क्लोज़ करने से मना कर दिया। कहा आपको आकर मिलना पड़ेगा। ये काम आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो फ़िलहाल दिल्ली नहीं आ सकती। वैसे मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि शनाया गौतम कोई साइकोपैथ किलर है। मेंटल क्लिनिक में साइकोपैथ का भी इलाज होता है? होता होगा, आखिर है तो वो भी एक तरह का पागलपन ही। ठीक है, मैं पता करता हूँ मेंटल क्लिनिक में। थैंक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन मिस शालिनी। यू आर वेलकम। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शालिनी संतुष्ट थी। अविनाश उसे काफ़ी ज़हीन किस्म का प्राइवेट डिटेक्टिव लगा था। शालिनी को यकीन था कि इस केस को हल करने में अविनाश की अहम भूमिका होगी। जो जानकारी उसे मिली थी उसे अविनाश के साथ शेयर करके वो अपनी ही मदद कर रही थी। अगर ये केस हल होता है तो अविनाश और मोहित के माध्यम से पूरे मामले की एक्सक्लूसिव जानकारी उसी के पास होगी। आज के लिए इतना काफ़ी था। अब वो घर पर जाकर कम से कम 8 घंटे की चैन की नींद लेने वाली थी। संजय अविनाश के बताए एड्रेस पर पहुंचा। गिरिराज वर्मा के घर के पास उस रीछ जैसे इंसान ने उसे चकमा दे दिया था, लेकिन बाद में राज ने उसे एक एड्रेस मैसेज किया था और उस शख्स के वहां होने के बारे में बताया था। राज ने उसे उस मकान की निगरानी करने और किसी तरह हो सके तो अंदर जाकर पड़ताल करने के लिए भी कहा था, जिससे उस शख्स के बारे में और जानकारी मिल सके। वो शहर के बाहरी हिस्से में बियाबान इलाके में स्थित एक पुराना सा मकान था। बाहर से घर की हालत देखकर संदेह होता था कि उसमें कोई रहता भी था। मकान चारों ओर से चहारदीवारी से घिरा हुआ था, लेकिन चहारदीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, जिसके चलते संजय के लिए उसे लांघना बाएं हाथ का खेल था। संजय मकान के पिछले हिस्से में पहुंचा और दीवार फांदकर सावधानीपूर्वक आंगन में कूद गया। उसकी चौकस नज़रें चारों ओर देख रही थी कि कहीं किसी ने उसे कूदते हुए तो देखा नहीं। संतुष्ट होने के बाद वो बिल्ली की तरह दबे पांव चलते हुए घर के पिछले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पहले दरवाजे की झिर्री से अंदर झांक कर देखा। अंदर एक खाली गलियारा दिखाई दे रहा था। लाइट नहीं जल रही थी, जिससे गलियारे में थोड़ा अंधेरा था। केवल रोशनदान से ही थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। शायद घर में कोई नहीं था। संजय ने हल्के से दरवाजे को अंदर की ओर ढेल कर देखा। दरवाज़ा टस से मस न हुआ, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद था। आते टाइम संजय ने सामने के गेट को भी देख लिया था। वहाँ ताला लगा था और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। शायद वो अभी घर नहीं आया था। संजय एक खिड़की के पास पहुँचा। उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद खिड़की खुल गई। संजय ने सावधानी से अंदर कमरे में झाँक कर देखा। अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन खिड़की रोशनदान से आ रही रोशनी से कमरे में थोड़ा बहुत प्रकाश था। खिड़की पर ग्रिल नहीं लगी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए संजय खामोशी के साथ खिड़की से अंदर प्रवेश कर गया। कमरे में आने के बाद उसने बेहद सावधानी से कमरे का निरीक्षण किया। वहाँ घरों में पाए जाने वाले ज़रूरत के आम सामान, फर्नीचर आदि के अलावा कुछ भी संदिग्ध किस्म का नहीं दिख रहा था। एक और कमरे का दरवाज़ा था जो उसी गलियारे में खुलता था, जो संजय ने पिछले दरवाजे से देखा था। संजय उस गलियारे में पहुंचा। वो बेहद दबे पांव चलते हुए कम से कम खुद तो कोई आवाज़ नहीं ही कर रहा था। इसके अलावा उसके कान किसी भी तरह की हल्की सी आवाज़ भी सुनने के लिए तैयार थे। गलियारे में बिल्ली की तरह दबे पांव चलते हुए वो दूसरे कमरे में पहुंचा। उस कमरे में एक पलंग पड़ा था, जिसके नीचे एक बैग रखा हुआ दिख रहा था। पलंग के किनारे एक मेज़ रखी थी, जिस पर कुछ कागज़ वगैरह पड़े हुए थे। संजय मेज़ के पास पहुंचा। उसने मेज़ पर पड़े कागज़ों को उठाकर सावधानी से उनका निरीक्षण किया। उनमें से एक पटना से लखनऊ का रेलवे टिकट और काठगोदाम से नैनीताल का रेलवे टिकट था। उसने टिकट पर अंकित डेट पर नज़र डाली। डेट करीब 3 महीने पुरानी थी। 3 महीने पुरानी, जब गिरिराज वर्मा की हत्या हुई थी। तो क्या? अचानक संजय को अपने पीछे से एक हिसकारती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। कैसा है? संजय बिजली की फुर्ती से पलटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके ठीक पीछे वही रीछ जैसा आदमी खड़ा था। उस लंबे चौड़े शख्स को एकदम अपने सिर पर खड़े देखकर संजय बुरी तरह कांप उठा।
उस शख्स ने उसे अगली कोई हरकत करने का मौका नहीं दिया। उसका हाथ बिजली की तेजी से संजय के गले पर कस गया। संजय उसकी मजबूत पकड़ में कबूतर की तरह फड़फड़ा उठा। ऐसी परिस्थिति में बच निकलने के दांव पेचों की उसने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वास्तविक परिस्थिति और ट्रेनिंग में बहुत अंतर होता है। संजय अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पर कसे। उसके हाथ को बस किसी भी तरह गर्दन पर से हटा देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अचानक उसे अपनी कनपट्टी के पास कुछ रेंगता सा महसूस हुआ और अगले ही क्षण उसके दिमाग में पटाखे से फूटने लगे। फिर उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। मोहित ने अविनाश भारद्वाज को फ़ोन लगाया। हाँ मोहित जी, उधर से अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। आपने महानंद अंकल से बात की? मोहित ने पूछा। हाँ क्यों, कोई ख़ास बात? नहीं, कोई ख़ास तो नहीं, पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपको उनसे कुछ पता चला। कुछ खास तो नहीं, वो भी शनाया गौतम से उतना ही अनजान थे जितने आप और मैं। कभी कभी तो सचमुच शालिनी जी की बात सही लगने लगती है। ये शनाया गौतम सचमुच कोई भूत प्रेत ही है जो न दिखाई देती है, न मिलती है, न उसका कुछ पता चलता है, हवा की तरह गायब हो गई है। महानंद अंकल से आपको कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ खास तो नहीं, वैसे आदमी बढ़िया लगे वो मुझे। बता रहे थे कि आपके पिता की एकांत प्रियता के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसा कहा? मोहित हैरानी से बोला। हाँ, कोई और वजह थी? मुझे पता चला है कि पापा ने महानंद अंकल को नौकरी से निकाला था। अरे, अविनाश की आवाज़ में हैरानी थी। पापा ने तो जीजा जी से यहाँ तक कहा था कि उनका महानंद अंकल से कोई झगड़ा हो गया था, जिसके चलते पापा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। फिर महानंद ने मुझे झूठ क्यों बोला? अविनाश की आवाज़ में उलझन थी। आप उनसे कहाँ मिले थे? मोहित बोला। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उनके घर पर ही मिला था। अभी कहाँ रह रहे हैं वो? अविनाश ने उसे महानंद का अजंता रोड पर स्थित सनशाइन अपार्टमेंट वाला पता बताया। थैंक्स, मैं मिलूंगा उनसे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मोहित ने घर में प्रवेश किया तो उसे बाहर वाले कमरे में ही अरविंद बैठा दिखाई दिया। वो एक फाइल में उलझा हुआ था। आइए आइए साले साहब। अरविंद ने फाइल से नज़र उठाकर मोहित की ओर देखा। कहाँ से आ रहे हैं? मोहित अरविंद के पास ही सोफे पर पसर गया। बाहर से, वो बोला। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। अरविंद ने फाइल सामने टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ पता चला? किस बारे में? और किस बारे में? उसने शनाया गौतम के बारे में। नहीं, वैसे अब वो नहीं बचेगी। उसके बारे में कुछ पता चला है क्या? अरविंद उत्सुकता से बोला। नहीं, लेकिन दिल्ली के जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को आप लोगों ने हायर किया है वो बहुत तेज़ तर्रार है। मुझे उम्मीद है वो उसका पता ज़रूर लगा लेगा। इतना तेज़ तर्रार है कि जो काम पुलिस नहीं कर पा रही वो कर लेगा। लगता तो है। अरविंद एक क्षण शांत रहा, फिर बोला। शनाया गौतम को जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। फांसी होना तो मुश्किल ही है। औरत होने के कारण कानून उसके साथ नरमी से ही पेश आएगा। बड़ी हद तक उम्र कैद ही हो सकती है, पर पहले उसका पता तो चले। अरविंद ने सिर हिलाया। मुझे तो हर कोई यही सवाल करता है, मोहित बोला, कि मैं उसी समय भारत वापस क्यों नहीं आया जब घटना हुई थी। लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैं जानबूझकर विदेश में बना रहा। हमने तो तुमसे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की थी, अरविंद धीमे स्वर में बोला, लेकिन न्यूयॉर्क की तुम्हारी कंपनी के ऑफिस से हमेशा यही जवाब दिया गया कि तुम कॉन्फिडेंशियल काम से चीन गए हो। थैंक्स, मोहित कृतज्ञ स्वर में बोला। किस बात के लिए? अरविंद हैरानी से बोला। आपने मेरे पीछे दीदी का ध्यान रखा, उन्हें संभाला। मैं तो यहाँ था भी नहीं कि उनके आंसू भी पहुँच पाता। वो समय बड़ा मुश्किल था, अरविंद ने कहा। उसका स्वर गमगीन हो गया। हम सभी दुखी थे और स्तब्ध भी। आखिर अंकल जैसे अच्छे इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ भींच गए। उन्होंने हमेशा सबका भला चाहा, सबके साथ अच्छा ही किया। लोगों की मदद करने के लिए उनका हाथ सबसे पहले उठता था। दूसरों की तो क्या, उन्होंने मेरे लिए भी कितना कुछ किया, लेकिन मैं कभी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। उनका कर्ज मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। कॉलेज में जब मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तब उन्होंने मेरी फीस भरी। तब जाकर मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाया, वरना मेरा लॉयर बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने हमेशा मुझ पर पिता के समान स्नेह किया। उनके मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ
कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। अपनों पर एहसान नहीं किया जाता। मोहित धीरे से बोला, पापा ने आपके लिए जो भी किया उसे एहसान कह के आप उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। मानसी ने मुझे तुम्हारे रिवॉल्वर के बारे में बताया था, यकायक अरविंद ने कहा। उसके लिए दीदी मुझे पहले ही बहुत खरी खोटी सुना चुकी हैं, लेकिन मेरे हिस्से की खरी खोटी बची है। आप भी सुना दीजिए। देखो मोहित, अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसे में सचमुच उस सनाया गौतम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। वही कानून जिसकी वकालत अंकल अपनी सारी ज़िंदगी करते रहे और मैं भी करता हूँ। कानून समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, और वही कानून कहता है कि शनाया गौतम को हम सज़ा नहीं दे सकते। उसे सज़ा देने का काम कानून का है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा सकें, जिससे कानून अपना काम कर सके। उसी पर काम कर रहा हूँ। मोहित बोला, शनाया गौतम अब ज़्यादा समय तक नहीं बच पाएगी। इसका मतलब ये समझो ना कि अब उसका खून करने जैसा कोई वहशी इरादा तुम्हारे दिमाग में नहीं है। मानसी ने मुझे ठोक ठोक कर समझाया है कि तुम्हारे दिल की बात पता करूं, और अगर अब भी तुम्हारे मन में शनाया गौतम को मारने जैसा कोई इरादा है तो तुम्हें अच्छी तरह समझाकर उसे बदल दूं। अच्छा, तो आप मुझे खूनी बनने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, दीदी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्या बताऊं भाई, ज़माना तो है नौकर बीवी का। आप मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान से लगते हैं। यकायक मोहित बोला, कुछ खास बात नहीं है। अरविंद बोला, काम के सिलसिले में आजकल थोड़ा परेशान हूँ। काम हो गया? क्या करोगे जानकर? तुम पहले ही परेशान हो, और अपनी परेशानी बताकर तुम्हारी टेंशन बढ़ाने का क्या मतलब? फिर भी बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पैसों का मामला है। अरविंद ने सिर हिलाया। कितने पैसों का? बहुत ज़्यादा है। आप बताइए तो। मुझे बता भी नहीं सकते। करीब 10 लाख रुपए। अरविंद हिचकिचाते हुए बोले, बस बस तुम्हारे लिए बस लगता है? मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऐसे समय में ये पैसों की समस्या और गले में ढोल की तरह अटक गई है। मैं कल ही रकम आपके खाते में ट्रांसफ़र करता हूँ। नहीं, अरविंद ने प्रतिरोध जताया, ये गलत है। मैं तुमसे पैसा नहीं लेना चाहता। क्यों? क्या मुझे ज़रूरत होती तो आप मना कर देते या मदद नहीं करते? ये बात नहीं है मोहित। अरविंद परेशान स्वर में बोला, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह तुमसे पैसे लेते हुए। अच्छा चलिए, उधार समझकर ले लीजिए, बाद में जब आपके पास हो तब लौटा दीजिएगा। अब तो ठीक है? अरविंद के चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव आए। अब जब तुम पैसों से मेरी मदद कर ही रहे हो, फिर वो बोला, तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों है। दरअसल मैं एक वकीलों की फर्म खोलने की तैयारी में था। उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन वो लोन मैं अब चुका नहीं पा रहा हूँ। फर्म वाला प्रोजेक्ट भी बेकार साबित हुआ। अभी और कोई समस्या तो नहीं है? अरविंद ने इनकार में सिर हिलाया। और मैं दीदी को भी नहीं बताऊंगा इस बारे में। ऐसी बात नहीं है, अरविंद ने कहा। मानसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। लोन के बारे में तो उसे पता है ही। वो बस मेरी कॉन्शियंस पर ठीक नहीं लग रहा था तुमसे पैसे लेने, इसीलिए। कम ऑन जीजा जी, लगता है पुरानी बॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देखते हैं आप। उसी समय मानसी ने दरवाजे से अंदर कदम रखा। उसके साथ वैशाली भी थी। दोनों बाजार से कुछ सामान की खरीदारी करके वापस लौटी थी। उनके आने के साथ ही मोहित और अरविंद के बीच चल रही बातचीत पर विराम लग गया। संजय को होश आया। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ पीठ पीछे मजबूती से बंधे हुए थे और पैर भी बंधे हुए थे। उसके सामने वही शख्स बैठा था जिसने उसे बेहोश किया था। कैसा है? उसने एक चौड़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए संजय से पूछा। संजय को अपने दिमाग में तीव्र गुस्से की लहर उठती हुई महसूस हुई। वो कमबख्त वही बोल रहा था जो उसने उसे बेहोश करने से पहले कहा था। कौन हो तुम? संजय बोला। मुझे इस तरह क्यों बांधा है? पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि संजय की अपने शरीर में सिरहन सी दौड़ती हुई महसूस हुई। कि तू मेरे घर में क्यों घुसा? क्या चाहता है तू मुझसे? मैं तो चोरी करने घुसा था। संजय अपने को संभालने की कोशिश करते हुए बोला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चाहे तो पुलिस के हवाले कर दो। प्लीज़, मैंने कुछ नहीं चुराया है।
मैं अभी घर में घुसा ही था जब जब तुमने मुझे पकड़ लिया। वो हंसा, रीढ़ की हड्डी में कपकपी पैदा करने वाली हंसी। अचानक संजय को लगने लगा कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, उससे भी ज़्यादा जितने दिख रहे थे। तो तू एक मामूली चोर है। फिर वो संजय से बोला, ऐसे ही चोरी करने घर में घुसा था। हिल रोड वाले घर से मेरा पीछा नहीं कर रहा था। संजय को जैसे सांप सूंघ गया। वो तो सब कुछ जानता था। क्या क्या मतलब? संजय ने एक आखिरी कोशिश की। पीछा? हिल रोड वाला घर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह? उसने संजय के कंधे पर हाथ रखा। वो जिस तरह उसकी ओर देख रहा था, उससे संजय अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कहाँ फंस गया? उसने मन ही मन खुद को लानत भेजी। अब और नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स बोला, मैंने तुझे तभी देख लिया था जब तूने हिल रोड वाले मकान से मेरा पीछा करना शुरू किया था। देख लिया था? हे भगवान, क्या बाज की नज़र है इसकी। वो तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुझे पता होता कि तेरे सामने एक सीरियल किलर बैठा है। सीरियल किलर? संजय को अपनी रगों में खून जमता सा महसूस हुआ। वो शख्स उसे कहीं से भी मजाक करता हुआ नहीं लग रहा था। मुझे छोड़ दो, संजय अस्फुट से स्वर में बोला। मैं किसी के लिए काम करता हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो हंसा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। संजय को उसके चेहरे की ओर देखने के लिए अपने सिर को इतना मोड़ना पड़ा कि उसके गर्दन में दर्द महसूस होने लगा। उसका कद कम से कम 6 फीट 3 इंच था। चिंता मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों तक तकलीफ में नहीं रखूँगा। कोशिश करूँगा कि तुम्हें कम से कम दर्द हो। फिर वो थोड़ा ठहर कर बोला, और तुम जिसके लिए काम करते हो उसे भी देख लूँगा। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे ज़मीन पर पड़ा संजय विस्फारित नेत्रों से उसे दरवाजे की ओर जाते हुए देखता रहा, जिससे वो बाहर निकल गया था। अब उसे एक ही आस थी कि अविनाश किसी और को या पुलिस को इस घर में भेजे या खुद आ जाए। शायद तभी उसकी जान बच सकती थी। लेकिन न जाने क्यों संजय को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बंधनों से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए मन ही मन उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने खुद को बड़ा 30 मार का जासूस समझते हुए इस घर में प्रवेश किया था। अविनाश सामने टेबल पर रखे एक कागज़ पर गिरिराज वर्मा मर्डर केस से जुड़े तथ्य के नोट्स बनाकर तीर के आड़े टेढ़े निशानों से उन्हें आपस में जोड़ने के लिए माथापच्ची कर रहा था। उस उलझा देने वाले केस में किसी क्लू, किसी नतीजे पर पहुंचने की तलाश में वो शुरू से ही केस का रिवीजन कर रहा था। नैनीताल में गिरिराज वर्मा मर्डर केस में पुलिस पिछले करीब 3 महीने से शनाया गौतम नामक युवती की तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार उसने गिरिराज वर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने घर की सेफ में रखा करीब 45 रुपए का सामान, जिसमें 20 लाख रुपए नकद और 25 लाख के सोने चांदी के गहने शामिल थे, भी लूट लिए थे। वो गहने गिरिराज वर्मा की स्वर्गवासी पत्नी शिवानी वर्मा के थे। वो मर्डर अपने आप में बेहद रहस्यमयी था, जिसके चलते उस घटना को लेकर नैनीताल में कितना हंगामा मचा था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उस घटना को करीब 3 महीने बीतने के बाद भी आज भी जब उस घटना से रिलेटेड कोई खबर अखबार में छपती थी तो वो फ्रंट पेज पर ही जगह पाती थी। इस केस में सबसे बड़ी हैरानी की बात ये भी थी कि गिरिराज वर्मा ने अपनी वसीयत के अनुसार अपनी सारी जायदाद सनाया गौतम के नाम कर दी थी, जो कि उनकी कुछ नहीं लगती थी। यहाँ तक कि गिरिराज वर्मा के परिजनों से लेकर कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला शनाया गौतम के नाम से वाकिफ नहीं था। शनाया ने किस तरह गिरिराज वर्मा से उनकी जायदाद अपने नाम करवाई होगी, ये भी एक रहस्य ही था। लेकिन पुलिस, बल्कि पुलिस ही क्या, आम लोग भी एक सीधे निष्कर्ष पर ही पहुंचे थे। एक अधेड़ उम्र अकेले रहने वाले मर्द के साथ जब कोई हसीन तरीन जवान युवती रहती हो तो उससे अपनी मनमर्जी के अनुसार काम कराने के लिए वो कौन से हथकंडे अपनाती होगी, ये अंदाज़ा लगाना पुलिस के लिए और बाकी लोगों के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं था। पुलिस को इस बात में रंच मात्र भी शक सुबह नहीं था कि गिरिराज वर्मा से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने में शनाया ने उस बेचारे बूढ़े पर अपनी सेक्स अपील का प्रयोग किया होगा, अपने हुस्न का जादू चलाया होगा, जो कि चला भी और क्या खूब चला। लेकिन उतना होने के बाद भी शनाया गौतम के बारे में क्राइम डजंट पे वाली कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही थी। अब वो अपने उस मेहरबान मालिक की असाधारण नजर इनायत के कारण
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन होने के बाद भी उसी मेहरबान मालिक के कत्ल के आरोप में पुलिस से बचती फिर रही थी। पुलिस वसीयत से जुड़े कानूनी पहलू भी खंगाल रही थी, जिसमें पता चल रहा था कि मरने से पूर्व तक गिरिराज ने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम की थी, जो कि सामान्य भी था। आमतौर पर पिता अपनी जायदाद अपने बेटे के नाम ही करता है, लेकिन उस मर्डर के करीब 1 माह पहले ही आश्चर्यजनक रूप से गिरिराज ने अपनी वो पुरानी वसीयत निरस्त करवा दी थी और नई वसीयत बनवाई थी, जिसके अनुसार अब उनकी प्रॉपर्टी की एकमात्र स्वामिनी सनाया गौतम थी। गिरिराज वर्मा नैनीताल के बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली हस्ती थे, जिसके चलते उनकी हत्या की घटना से काफ़ी हंगामा मचा था। वो केस पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली जैसा ही था, जिसके चलते पुलिस को ज़बरदस्त आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। उस केस में ले देकर पुलिस के लिए कोई राहत की बात थी तो वो यही थी कि पुलिस ने सनाया गौतम की उनके हत्यारे के रूप में शिनाख्त कर ली थी। लेकिन सनाया गौतम का घटना के बाद से ही कोई अता पता नहीं था। नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पुलिस उसकी तलाश में व्यापक अभियान चला चुकी थी, लेकिन वो तो जैसे हवा में बदल गई थी। हत्यारे का पता चल जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। गिरिराज वर्मा मर्डर केस था ही इतना हाई प्रोफाइल। अविनाश अभी केस की उधेड़बुन में ही था कि उसी समय रोशनी ने ऑफिस में कदम रखा। कैसे हो बॉस? वो दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोली। अविनाश ने सिर उठाकर सामने देखा। रोशनी सुपर मॉडल्स की तरह खूबसूरत थी और अविनाश का तभी से उस पर दिल आया हुआ था जब वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। पलक झपकने से भी तेजी से अविनाश ने उसे जॉब पर रख लिया था। काम में तो उसकी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अविनाश को उससे जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो यही शिकायत थी कि वो सिर्फ काम से काम रखती थी। अविनाश को बॉस होने के अलावा वो कोई भाव नहीं देती थी। आइए मोहतरमा, अविनाश ने ठंडी सांस ली। आइए, आप ही का इंतज़ार था। अरे, रोशनी ने बनावटी हैरानी जताई। मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? एक आवाज़ लगा देते, हाजिर हो जाती, कॉल ही कर देते, या फिर अरे यही तो कमी है तेरे अंदर। क्या? काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हो, कभी काम से आगे भी देख लिया करो। मुझे तुम्हारा वैसा इंतज़ार नहीं था। तो कैसा इंतज़ार था? शायरी वाला इंतज़ार था। शायरी वाला इंतज़ार? मैं तो शायरी नहीं करती, मैं करता हूँ। अच्छा, ऐसे समझ, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। तो आप मुझे याद कर रहे थे, लेकिन अभी तो आपने कहा इंतज़ार कर रहे थे। अरे वहीं, याद और इंतज़ार एक ही चीज़ होता है। खामखा याद और इंतज़ार कब से एक ही चीज़ होने लगे? जिसे याद करते हैं उसका इंतज़ार करते हैं, जिसका इंतज़ार करते हैं उसे याद करते हैं। क्यों मेरे नाम को बट्टा लगा रही है? इतने बड़े नामी गिरामी प्राइवेट डिटेक्टिव की प्राइवेट सेक्रेटरी होकर इतना भी नहीं समझ सकती? यानी आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, लेकिन मुझे आवाज़ देना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही मुझे कॉल करना। हाँ, क्योंकि पता था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो कैसे? तुझसे मूड मार के ऐसा ही लगता है कि इससे तो अच्छा दीवार पर सिर मार लिया होता। इसीलिए यहाँ अकेले ही अपने ख्यालों में ही शायरी करके, तुझे याद करके, तेरा इंतज़ार करके ही अपना दिल बहला लेता हूँ। ठीक है फिर, जब आपको अभी मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं बाहर जाकर ड्यूटी बजाती हूँ। आप यहाँ अकेले बैठकर शायरी कीजिए। उसने जाने का उपक्रम किया। अरे अरे, रुक रुक, अविनाश जल्दी से बोला। अब आ ही गई है तो थोड़ी देर बैठ। बाहर रिसेप्शन खाली पड़ा है, पड़ा रहने दे खाली। कोई पेपरवेट चुरा कर नहीं ले जाने वाला। वैसे भी ये प्राइवेट डिटेक्टिव का ऑफिस है, कोई बैंक नहीं जो आने जाने वालों की कतार लगी रहे। अविनाश के उतना कहने पर वो सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। तो बताइए। फिर वो अविनाश से बोली। क्या बताऊं? दिल का हाल सुनेगी? नहीं, दिल का हाल रहने दीजिए। वो गिरिराज वर्मा मर्डर केस की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। तौबा, मैं तेरा नहीं, तू मेरी बॉस हो गई। अब मैं तुझे रिपोर्ट करूं? रिपोर्ट मत करिए, ऐसे ही बात करने के लिहाज से पूछा। नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। चल बताता हूँ, तू भी क्या याद करेगी? अविनाश दयानतदारी भरे अंदाज में बोला। तुझे पता है वो जो शनाया गौतम है, जिस पर गिरिराज वर्मा के मर्डर का शक है। शक क्या है, बहुतों को तो यकीन ही है कि उसी ने गिरिराज वर्मा का कत्ल किया है। मेरी रिपोर्ट कहती है कि वो सनाया गौतम गिरिराज वर्मा की वहीं थी। वहीं क्या? जो तू मेरी है सेक्रेटरी, वो भी प्राइवेट वाली। तो उससे क्या?
उससे यही कि उससे कुछ सीख। क्या सीखूं? आपका मर्डर कर दूं? कर दी ना ब्यूटी विदाउट ब्रेन वाली बात। अविनाश ने सिर पर हाथ मारा। मर्डर क्यों करेगी मेरा? तुझे मैं इतना बुरा लगता हूँ? तो आप ही कह रहे थे उससे कुछ सीखूं। गिरिराज वर्मा पर उसने कैसे अपना जादू चलाया हुआ था, वो सीख। कैसे चलाया हुआ था? अपनी खूबसूरती के दम पर। अफसोस, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। क्या बात कर रही है? सच कह रही हूँ। तो ये गोरे गोरे गाल, ये गुलाबी होठ, ये सुतवा नाक, ये झील सी नीली हसीन आंखें जिनमें डूब जाने का मन करता है, ये रेशमी जुल्फे, ये सब क्या तूने सुरपंखा की तरह माया कर रखी है? वो जोर से खिलखिलाकर हंसी। हर बात को मजाक में मत लिया कर। बॉस, सचमुच आपका खूबसूरती की तारीफ करने का तरीका भी एकदम निराला है। तारीफ से खुश हुई तो मेरे खाते में 1 पॉइंट बढ़ा लेना, आप कह रहे थे। फिर रोशनी अचानक फिर गिरिराज वर्मा केस के मुद्दे पर आते हुए बोली कि शनाया गौतम गिरिराज वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, लेकिन इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई ना। तुझे कैसे पता? मैंने केस की फाइल पढ़ी है ना। अविनाश को मन ही मन अपनी सेक्रेटरी पर गर्व हुआ। वो सचमुच काबिल थी। अविनाश पर तो उसकी खूबसूरती का जादू चल गया था, जिसके चलते उसने उसे तत्काल नौकरी पर रख लिया था। लेकिन वो अपना काम पूरी दिलचस्पी से करती थी, केस की फाइलों को भी बारीकी से पढ़ती थी और कई बार केस से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण बातों की ओर अविनाश का ध्यान आकर्षित भी कराती थी। सब कुछ करती थी, लेकिन बस वही नहीं करती थी जो अविनाश चाहता था। फाइल पढ़ी है, अविनाश बोला। तो तुझे ये भी पता होगा कि गिरिराज वर्मा ने पेपर में प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए ऐड भी दिया था। उसके बाद ऐसे किसी शख्स का पता नहीं चला है जिसे उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में रखा हो। और फिर ये सनाया गौतम इतनी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में उनकी ज़िंदगी में आ गई तो डिटेक्टिव तो छोड़कर एक आम आदमी की तरह भी सोचेगी। तब भी दिमाग में यही ख्याल आएगा कि ज़रूर गिरिराज वर्मा ने शनाया को ही प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रख लिया होगा। हो सकता है। उसने सहमति में सिर हिलाया। बल्ले भई, मान गई मेरी बन्नो, दिल जीत लिया कसम से। बोल चासा कुछ मंगाऊं? नहीं, रहने दीजिए। वो हंसी, फिर तत्काल ही संजीदा होकर बोली, तो अगर शनाया गौतम गिरिराज वर्मा की प्राइवेट सेक्रेटरी भी थी तो उससे क्या? तो उससे क्या? अरे तेरे बॉस ने समंदर में से सीप निकालने वाले ढंग से इतनी गहरी बात पता लगाई है और तू शाबाशी देने की जगह कह रही है तो उससे क्या? शाबाशी अपने से छोटों को दी जाती है तो तारीफ ही कर दे। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आपने, वाह वाह, कमाल ही कर दिया। थैंक यू। अविनाश ने बड़ी अदा से सिर नवाया। मेरा एक सवाल है। पूछ। क्या गिरिराज वर्मा एकदम ही दुनियादारी से अनजान, एकदम सीधे साधे भोले भाले इंसान थे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो ऐसा ही कोई बता सकता है जो उनकी ज़िंदगी में उनसे मिलता रहा हो। डिटेक्टिव होने के लिहाज से बताइए। ओह, डिटेक्टिव वाले फॉर्मेट में सुनना चाहती हो तो सुनो। गिरिराज वर्मा वकील थे और बहुत बड़े वकील थे, बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो ऐसा आदमी बिल्कुल ही सीधा साधा तो नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को दुनियादारी से अनजान समझना भी पाप है। तो क्यों कर रहे हैं ये पाप? मैं कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या? कैसे? थोड़ा समझा कर कहेंगी तो मेरे दिमाग का तेल निकलने से बचेगा, चिंता टेंशन से बचूंगा, कच्ची उम्र में बाल नहीं झड़ेंगे मेरे। आप और सब लोग कहते हैं कि शनाया गौतम ने गिरिराज वर्मा को फांस लिया, अपने जाल में फंसा लिया, उन्हें अपने इशारों पर नचाती रही। अब आपने तो ये निष्कर्ष भी निकाला है कि वो उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी बनकर आई और उन पर अपने रूप का ऐसा जादू चलाया कि उन्हें पूरी दुनिया से दूर कर दिया। वो भी ऐसे शातिर ढंग से कि लोगों को यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी भनक तक नहीं लगने दी और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। लेकिन क्या गिरिराज वर्मा जैसा इतना बड़ा वकील, समाज में इतना प्रतिष्ठित आदमी, सचमुच में इतना सीधा, इतना बेवकूफ़, इतना आसानी से मूर्ख बन जाने वाला था कि शनाया गौतम ने उससे इतना सब करवा लिया? मेरे गले से तो ये बात नीचे ही नहीं उतरती। ऐसा इसलिए है मेरे कलेजे की ठंडक, क्योंकि तुझे औरतों की उस ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है जिसके दम पर वो इतना सब करवा सकती है। किसी को भी, मेरा मतलब किसी भी मर्द को अपने इशारों पर नचवा सकती हैं। जो कुछ तूने अभी शनाया गौतम वर्सेस गिरिराज वर्मा के बारे में कहा, उससे भी कई गुना करवा सकती हैं। क्या? रोशनी उलझनपूर्ण स्वर में बोली। फिर उसकी समझ में अविनाश की बात आई। आपका मतलब सेक्स अपील? अविनाश मन ही मन कलप कर रह गया।
वो बात रोशनी ने ऐसे भावहीन ढंग से, ऐसे सपाट स्वर में कही जैसे किसी ने पत्थर खींचकर मारा हो। हाँ, वो मरे से स्वर में बोला, सेक्स अपील की ही बात कर रहा था मैं। माफ़ करिए बॉस, पर मैं आपसे सहमत नहीं। क्यों? आप शनाया गौतम के जिस तरह के जादू की बात कर रहे हैं वो लंपट, मूर्ख, चरित्रहीन किस्म के लोगों पर ही काम करता है, और मेरे ख्याल से गिरिराज वर्मा इसमें से कुछ भी नहीं थे। समझदार, विवेकशील, चरित्रवान लोगों पर इस तरह के लटके झटकों का कोई असर नहीं होता। तो किसी मठ में जाकर नन क्यों नहीं बन जाती? अभी सोचा नहीं इस बारे में। तो अब सोच ले, बहुत तरक्की करेगी तू। मठों में भी तरक्की होती है ना, मठाधीश बन जाना जाकर। रोशनी हंसी। अविनाश भुनभुनाया, बॉस। फिर वो संजीदगी से बोली, मैंने कुछ पता किया है। अच्छा, और वो क्या है? कुछ ऐसा है कि आप देखकर उछल पड़ोगे। तो देर क्यों लगा रही है? जल्दी दिखाकर मुझे उछाल दे। थोड़ा धीरे उछालना, कहीं सिर छत से न टकरा जाए। रोशनी ने एक फ़ोटो उसकी ओर बढ़ाई। अविनाश ने देखा, वो एक बेहद खूबसूरत युवती की फ़ोटो थी। कौन है ये? वही जिसे इस केस में सब ढूंढ रहे हैं। अविनाश ने विस्फारित नेत्रों से पहले तस्वीर की ओर, फिर रोशनी की ओर देखा। क्या हुआ? रोशनी हंसी। आपकी हालत देखकर मुझे भी शायरी याद आ गई। क्या शायरी? तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। लेकिन क्या सचमुच ये उसी की तस्वीर है? और तुझे ये कहाँ से मिली? और सबसे बड़ी बात, तुझे इस बारे में कैसे पता चला? सब विस्तार से बता दूंगी बॉस। फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि मैंने आपका चंडीगढ़ का टिकट भी बुक करवा दिया है। चंडीगढ़ में क्या है? ये। हे भगवान, तुझे ये भी पता है? ये कच्चा काम नहीं करती। ये तो बहुत अच्छा करती है। तो आप जल्दी से जो जो तैयारी करनी है कर डालिए, और याद रखिए, ये केस हल होने के बाद मुझे बोनस चाहिए होगा। तेरा बोनस पक्का। लेकिन भगवान के लिए अब और सस्पेंस क्रिएट मत कर। जल्दी से सब कुछ खोल खालगे। क्या? मेरा मतलब विस्तार से अच्छी तरह समझाकर बता कि ये फ़ोटो तुझे कहाँ से मिली, इसके बारे में तुझे कैसे पता चला, वरना सस्पेंस के मारे मेरा भेजा ही फ्राई हो जाएगा। रोशनी ने बताना शुरू किया। जब वो शांत हुई तो अविनाश चेहरे पर प्रशंसात्मक भाव लिए उसे देख रहा था। क्या हुआ? रोशनी ने पूछा। जीत रही पट्टी, अविनाश बोला। अपनी क्या कहूँ, तूने तो शर्लॉक होम्स के भी कान काट दिए। कहाँ से लेकर आई इतना तेज दिमाग? वो शर्मा गई। ठीक है फिर, अब तो जाकर रिसेप्शन संभाल। चाहे तो छुट्टी लेकर घूमने फिरने भी जा सकती है। बहुत बड़ा तीर मारा है तूने। तेरी आरती उतारने का मन कर रहा है। उसकी ज़रूरत नहीं। वो उठ खड़ी हुई। और नहीं छुट्टी की, मैं डेस्क पर जा रही हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए, असल काम तो आपको ही करना है। लो, और यहाँ मुझे लग रहा है कि असल काम तो तूने कर दिया है। बस करिए बॉस। ज़्यादा तारीफ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और ये बार बार बॉस बॉस मत कहा कर। बॉस को बॉस ने कहूँ तो और क्या कहूँ? कुछ भी कह लिया कर, या प्रोनाउंस का प्रयोग किया कर। प्रोनाउंस? अरे आदिकाल से प्रथा चली आ रही है। हमारे यहाँ औरतों द्वारा प्रोनाउंस का ही प्रयोग किया जाता है। सुनते हो जी? अजी सुनिए। ए जी, ओ जी। बॉस ही ठीक है। ओल्ड फैशन्ड है। सुनकर मोगेम्बो वाली फीलिंग आती है। मैं हूँ ओल्ड फैशन्ड। अच्छा, मैं जा रही हूँ। यहाँ खड़ी रही तो आप तो बोलते ही रहेंगे, जाने नहीं देंगे। तो मत जाना। कितना अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। क्या मतलब? तेरी तरक्की देखकर। देखने पूरी जासूस बन गई है तू। मुझे तो डर लगने लगा है। कल को अपनी अलग से प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने खोल ले। रोशनी मेहरा, सुपर प्राइवेट डिटेक्टिव। पलक झपकते केस का पर्दाफाश हमारे यहाँ किया जाता है। आज ही संपर्क करें। जासूसी आपको ही मुबारक। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। ये टाइम पास था? हे भगवान! तो जासूसी करने लगी, तब तो पता नहीं क्या करेगी। मैं चली बॉस। फिर वो सचमुच चली गई। अविनाश भी चंडीगढ़ जाने की तैयारी में जुट गया। रोशनी सचमुच धमाकेदार जानकारी लेकर आई थी। जारी है।